का मार्गदर्शन मिलेगा। तो आप सबके सामने मैं थोड़ा सर का परिचय कराना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि सर जुड़ चुके हैं। रजनीश सर जुड़े हैं क्या? हाँ सर, मैं जुड़ चुका हूँ। सर हमारे हेलो सर हमारे एचओडी साइकोलॉजी मुजफ्फरपुर है। सर को प्रणाम। राधे राधे। राजेश ओम साइकोलॉजी। नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो रजनीश गुप्ता सर, आप अपने ही विश्वविद्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और आप हेड भी रहे हैं। कई प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन आपने इस विश्वविद्यालय में रहते हुए किया है। अकादमिक रूप से भी आपको जब जब हम लोग सुनते हैं बहुत आनंद आता है। एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में मैं जब भी आपके सानिध्य में आता हूं तो आनंद आ जाता है, क्योंकि साहित्य और मनोविज्ञान का जो मिलन है वह आपके व्यक्तित्व में भी है और आपके पूरी ज्ञान प्रणाली जो आपके व्यक्तित्व में निहित है उसमें भी वो समाहित है। सर कई अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में भी रहे हैं, जो अकादमिक जगत के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों में भी सर निरंतर लगे रहते हैं। सर के दर्जनों शोध पत्र साइकोलॉजी के देश के और देश के बाहर के प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। सर की कई महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और विशेष रूप से जो आज के समय में जहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जहाँ पर संवेगों की बात हो रही है और इस बदलती हुई परिस्थितियों में जहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जी रहे हैं, वैसी परिस्थिति में किस प्रकार इस मन को, इस मन के शास्त्र को, इस मन के साइंस को समझें और उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व को, अपने मन को, अपने स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखें, इस दृष्टि से आप लोगों का जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के अंतर्गत आज का ये सेशन रखा गया है। मैं आदरणीय रजनीश गुप्ता सर से निवेदन करता हूं और सर का स्वागत करता हूं यूजीसी एमएमटीटीसी बीआरएबीयू की ओर से एज ए डिप्टी डायरेक्टर और अपने डायरेक्टर साहब की ओर से, अपने माननीय कुलपति जी की ओर से कि सर आज हमारे बीच रिसोर्स पर्सन के रूप में आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल करके। सर आपका एक बार फिर से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप अपनी बात रख सकते हैं। सर स्वागत। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका राजेश्वर सर। सबसे पहले तो मुझे इस ऐसे विद्वान समूह में मुझे एक रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित करने के लिए, हम ऐसे शिक्षकों के और प्राध्यापकों के बीच हैं और अपनी बात रखने के लिए आज यहाँ आपके बीच उपस्थित हुए हैं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और रही बात जो आज का मौजू है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल हेल्थ, तो मेरा ये मानना है कि इसमें तो चूंकि एफआईटी का प्रोग्राम है तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोग इसमें होंगे, दिख भी रहे हैं, कोई इकोनॉमिक्स से हैं, कोई और डिफरेंट सब्जेक्ट से हैं। तो अमूमन मैं ये मान के चलता हूँ कि सभी लोग अपने अपने फील्ड में जिस किसी पेशे में होंगे उस पेशे में आज का जो मौजू है, आज का जो विषय है, उससे पूर्व परिचित वो रहे होंगे, क्योंकि ये इतना कॉमन सब्जेक्ट है कि हम और आप हर वक्त हर पल अपने जीवन में इससे रूबरू होते रहते हैं। और मैं अपनी ओर से कोई बात रखूं तो शायद ऐसी कोई गुस्ताखी में महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हम सभी कोई बेसिकली शिक्षक ही हैं, कोई आगे कोई पीछे तो जॉब करता ही है, लेकिन फिर भी आज का जो विषय है उस पर तो अपनी बात रखनी है। प्लीज म्यूट करें भाई। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। आपका स्वागत है। और रही बात, अब बिना समय गंवाते हुए विषय पर आते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि देखिए, स्ट्रेस क्या है ये सब कोई जानते हैं, लेकिन मेरा एक दायित्व है कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। तो स्ट्रेस आजकल हमारे आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है और इसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कंप्लीटली अपने जीवन से हटा सके, भगा सके, क्योंकि हमारे जीवन में जितना कंपटीशन है, जितना कंपैरिजन है, जितने चैलेंजेज हैं और हमारी जो ख्वाहिशें हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं,
वो बदस्तूर इतनी बढ़ती जा रही हैं कि एक छोटी सी जिंदगी में पता नहीं हम कितने काम और कितनी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं। इस पर आप एक गालिब का शेर मुझे याद आ जा रहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले और बहुत निकले अरमा मेरे, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह तो सर वाह। स्थिति यह है कि हम लोग अपनी ख्वाहिशों के एक गुलाम से हो गए हैं। तो स्ट्रेस होना, तनाव होना, ये स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया है। और अगर मान लीजिए कि ये सब ख्वाहिशें और ये सब आकांक्षाएं, इच्छाएं अगर हम अपनी ओर से पूरा करने में सक्षम भी हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है उसके बाद हमारे स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। अगर इन सब चीज़ों का स्ट्रेस हम ना भी लेते हैं, तो हम लोगों को स्ट्रेस में लाने के लिए बहुत सारे अन्य लोगों ने भी जवाबदेही उठा रखी है। आप समझिएगा इस बात को जो कहना चाह रहे हैं। अगर हम अपनी उपलब्ध क्षमताओं के अनुकूल अपने स्ट्रेस या अपनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना अगर कर पाने में सक्षम भी हो जाते हैं और अपने स्ट्रेस को अगर दूर कर पाने में सक्षम भी हो जाते हैं, तो आज के दौर में हमारे आपके बीच और हमारे आपके सराउंडिंग्स में ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया से लेकर और तमाम ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं जहां पर लोग लगे रहते हैं। ऐसे कई ट्रिक स्ट्रेस की जो फीलिंग है वो उभर कर चली आती है सामने, चाहे वो स्ट्रेस फिजिकल लेवल पर हो या फिर उसका जो सिम्टम्स हो वो मेंटल लेवल पर हो, साइकोलॉजिकल लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर हो। तो ये कहीं ना कहीं से स्थिति आ ही जाती है। तो सच पूछिए तो स्ट्रेस को कंप्लीटली दूर हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि स्ट्रेस हमारे लाइफ में बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से सब्जी में नमक है। कोई भी स्वादिष्ट अगर बन रही है तो आप मान कर चलिए कि उसमें अगर नमक है तो वह अपनी जो एक जो नेचर ऑफ डिलीशियस जो बोलते हैं टेस्ट है वो मेंटेन रख पाएगी। तो हमारा स्ट्रेस भी हमारी लाइफ में एक नमक की तरह है। अगर ये न हो तो सच पूछिए तो बहुत सारे काम हमारे रुक जाएंगे या धीरे हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस का एक दूसरा स्ट्रेस यानी डिस्ट्रेस, स्ट्रेस अपने डिस्ट्रेस फॉर्म में होता है तब तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन स्ट्रेस का एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग जानते भी हैं, यू स्ट्रेस। वो यू स्ट्रेस होता है जिसको हम लोग स्पेल करते हैं EUSTRESS। वह यू स्ट्रेस इनफैक्ट वह बड़ा ही सकारात्मक रूप से हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारण में और अपने मंजिलों को प्राप्त करने में बड़ी मददगार होता है। वह इनफैक्ट एक मोटिवेटर होता है यू स्ट्रेस, और वह हर वक्त हमारे किसी भी कार्य को करने में 100% अपना देने में हमें मोटिवेट करता रहता है, जिसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं। इसलिए स्ट्रेस वर्ड जब भी आए तो आप सबसे पहले उस भाई जो है ना छोटा वाला, वो यू स्ट्रेस की बात कीजिए, इनफैक्ट बड़ा वाला कहिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, कि ताकि यू स्ट्रेस की बात करने से ये एक फायदा है कि हमें कम से कम कोई तो ऐसा है जो यू स्ट्रेस यानी कि सकारात्मक रूप से प्रेरित कर रहा है अपने कार्यों को करने के लिए। जरूरत इस बात की होती है कि हम किसी भी स्थिति में किसी भी तरह की मुश्किल परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर वह स्थितियां, वह तनाव, वह परेशानियां हम पर हावी होती हैं तो फिर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आने के लिए विवश हो जाते हैं। आज के दौर में जैसा मैंने पहले भी कहा, जो परिस्थितियां और जो समस्याएं और जो उलझनें और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसमें स्ट्रेस का आना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसलिए कि आज के दौर में जहां डिप्रेशन एक विकराल स्वरूप धारण किए जा रहा है, और हमारे देश में कम से कम आप जो 2-3 पैरामीटर देखते हैं, एक तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स की हम लोग चर्चा करते हैं, और आज से करीब 5-7 साल पहले एक सर्वे भी आया था, WHO का ही सर्वे था वो, उसमें ऐसा देखा गया कि 10 में से 7-8 लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, और ऐसे ही कुछ एंजाइटी के जो शिकार लोग हैं वह लगभग करीब करीब 60 से 70% तक लोग उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। गनीमत कहिए कि स्ट्रेस भले ही 80 से 85% हो गया है, लेकिन हम लोग एक फायदे में ये हैं कि एंजाइटी में हम अकेले जैसे हो जाते हैं,
विषाद यानी डिप्रेशन में तो और भी अकेले हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रेस में एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग अपने लोगों के बीच रहते हैं और अपने लोगों के बीच ही रहकर अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक होकर उन्हीं लोगों से अपनी समस्याओं को शेयर करके और अपनी समस्याओं को समाधान करने में लगे रहते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो स्ट्रेस के जब भी हम चर्चा करते हैं तो उसके कई ऐसे कारण उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहला जो कारण जो दो चार मैं देख पाता हूँ, एक जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो आप देखेंगे कि थ्रेट, ऐसा कोई थ्रेट हमारे जीवन में अगर आ जाए, कोई थ्रेटफुल सिचुएशंस हो जिसको हम कोप अप नहीं कर पाते हैं अपने लाइफ में, और वह स्थिति अगर मान लीजिए हमारे पास चली जाए तो फिर एक जैसे मान लीजिए कोई जॉब लॉस की सिचुएशन हो, या फिर कोई बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए, या फिर मान लीजिए ऐसा कोई कंपटीशन हो जिसमें बहुत बड़ी प्रतियोगिता हो और उसमें आशंका हो कि मैं पता नहीं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, या फिर ऐसा कुछ आपके सामने ऐसी स्थिति हो जिसमें लगे कि मेरे में कोई ऐसा ग्रोथ नहीं दिख रहा है और लोग जो कंपैरेटिवली है उनमें ग्रोथ दिख रहा है। तो ऐसी आशंकाओं से जब हम घिर जाते हैं तो हमें स्ट्रेस का जो है विकास होना शुरू हो जाता है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले, स्ट्रेस की हिंदी, चूंकि एक तो बड़ा ये ऑनलाइन में एक मुश्किल होती है कि हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो स्ट्रेस की आप लोग थोड़ी देर के लिए अनम्यूट हो सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ लोग एक एक करके अपने थंब को उठाकर और बात कर सकते हैं कि स्ट्रेस की हिंदी क्या होती है। तनाव, एक एक करके सर बोला जाए। बिल्कुल, तनाव, मानसिक तनाव कॉमन मुझे लग रहा है कि सभी लोग तनाव शब्द पर एग्री हैं। अब आप लोग अनम्यूट करके मेरी बात को सुनिए, सभी को प्लीज अनम्यूट। तनाव, हाँ ठीक है जी, तनाव बहुत ही घातक होता है। ठीक है, तनाव है सर। जी आप काइंडली, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट कर लें, आप म्यूट हो जाएं। सबने इसका उत्तर दिया है, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन इस उत्तर में भी मैं एक स्ट्रेस ढूंढना चाहता हूं। अब वो स्ट्रेस कैसे मैं ढूंढ रहा हूं, आप कोई भी ऐसी डिक्शनरी जो एक मानक के रूप में कई तरह के डिक्शनरी शब्दकोश का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे तो उसमें तनाव लिखा हुआ है। लेकिन जब स्ट्रेस से जुड़े हुए लिटरेचर की चर्चा करेंगे, मैंने उस वक्त से स्ट्रेस वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसकी हिंदी तनाव या और कोई हिंदी जो हो सकती है, मैंने उस शब्द का उल्लेख नहीं किया आपके सामने। तो उसकी जो हिंदी आज से 30-35 साल पहले, आप लोग कुछ लोग पहले वाले भी दिख रहे हैं हमको, तो अगर आप मनोविज्ञान विशेषकर अगर पढ़े हैं या फिर स्ट्रेस से संबंधित ऐसा कोई हिंदी में कोई साहित्य पढ़े हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उसकी हिंदी प्रतिबल होती है। प्रतिबल, अगर कोई याद कर पा रहा है तो प्रतिबल। बड़ी खुशी हुई हमको, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और आप लोग मान के चलिएगा कि मैं आपसे कोई सीनियर और जूनियर वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं कोई सीनियर और जूनियर की तरह यहाँ बात नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग मित्रवत बात करें। हम लोग क्यों स्ट्रेस लें कि मैं एक रिसोर्स प्रोफेसर बात कर रहा हूँ और आप हमारे कोई ऐसे शोधार्थी और प्रशिक्षु हैं और कोई नहीं, ऐसा मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। तो मैं क्यों उस प्रतिबल की ओर ले गया आपको। अब अनम्यूट हो जाएं आप लोग, हालांकि कोई शब्द कोई आवाज नहीं आ रही है, अभी अच्छी बात है। क्यों प्रतिबल शब्द है और क्यों प्रतिबल की जगह हम और आप जैसे लोग आज तनाव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई पूछ सर, प्रतिबल मीन्स हो सकता है कि बल देना ज्यादा उस चीज पर। नहीं, एक्चुअली क्या होगा कि अगर हम लोग सब कोई इंटरेक्टिव होंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन समय की बाध्यता है तो हम अपनी बात रखना चाहते हैं। तो प्रतिबल शब्द जो है, मैं फिर कह दूं, मैं किसी की विद्वता पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। हम लोग सभी कोई बच्चों को पढ़ाने जाने वाले हैं, क्लासरूम में पढ़ाना है बच्चों को, लेकिन हम लोग भी तो कभी बच्चे थे और हम लोग भी पढ़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तभी तो हम आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले जो लिखा गया है स्ट्रेस के ऊपर, जो भी लिटरेचर है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। और आज मेरे ही गुरुदेव हैं अरुण कुमार सिंह सर की किताब आप लोग पढ़कर आए होंगे, तो उनकी किताब में भी तनाव है। सुलेमान सर की किताब में भी तनाव है। जितने भी तरह के आप स्ट्रेस पर साहित्य पढ़ेंगे, वहां पर 100 में 99 में तनाव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आप और भी उससे पहले जाएंगे और विशेषकर यूपी पब्लिकेशन जो
विशुद्ध हिंदी शब्द में अपनी बातों को रख पाता है जो साहित्य, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं और मैं उसी की बात करना चाहता हूं। क्योंकि स्ट्रेस वर्ड अगर अंग्रेजी में आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं सबका उसका, कोई भी कॉलिंस और जो भी तरह की डिक्शनरी आप वेबस्टर की फॉलो करते हैं या जैसा भी करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है। मैं उसके जानबूझकर हिंदी शब्द पर फोकस करना चाहता हूँ कि उसकी हिंदी प्रतिबल, इस प्रतिबल शब्द ने कितना स्ट्रेस फील करा दिया हम लोगों को कि हम लोगों ने उसको नहीं याद करते हुए आज तनाव पर आ गए हैं। तो फिर टेंशन मतलब क्या होता है? तो हम पार्जिंग करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं। क्योंकि प्रतिबल शब्द जो है, बल के प्रति जो बल लगाया जाए, ये एक्चुअली मैकेनिकल सेंस में इस्तेमाल किया गया है। और जब आप स्ट्रेस वर्ड को एनालाइज करेंगे अपने सोशल साइंस के मेथोलॉजी के हिसाब से, तो उसका अर्थ भी वही आएगा। ये प्रतिबल होता क्या है, ये स्ट्रेस होता क्या है। तनाव आप इस्तेमाल करेंगे, कोई इशू नहीं है। शिव कुमार जी, बेटी आपकी प्यारी है, थैंक यू, लेकिन वो कुछ कहना चाह रही है तो आप प्लीज। शिवपूजन जी, शिवपूजन भाई थोड़ा म्यूट कीजिए आप प्लीज। मैं म्यूट हूँ सर। शिव कुमार लिखा हुआ आ रहा है तो बच्ची आ रही है। शिव कुमार जी, बच्ची के शिव लिए कुमार लास्ट जी, में रखते हैं प्रोग्राम। शिव कुमार ट्विटर पर आ रहा है। और संभव हो तो सब कोई मतलब अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम लोग रूबरू होकर लगे कि हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हमारे राजेश भाई बैठे हुए हैं, राजेश सर है, मोस्ट वेलकम। सर स्ट्रेस में सारे भाई बंधु हैं। अरे कहाँ कल से क्या होगा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट, दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ स्ट्रेस नहीं एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम सच ए स्ट्रेस सर। थैंक यू। वी ऑल आर जीनियस। और मतलब हम, मेरा ये कहना है कि कभी आप इतने भी केयरिंग मत होइए कि रिजल्ट क्या होगा। अब तो रिजल्ट आप लोग का आ चुका है और आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब रिजल्ट बचा कहाँ है? हा? ये तो सोने पर सुहागा देने की बात है, आपका सर्टिफिकेट, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं अभी है। तक पेमेंट नहीं मिला है बीएनएमयू में सर। बीएनएमयू में अभी तक 11 महीना में पेमेंट हम लोगों को नहीं मिला है पूरे बिहार में बीएनएमयू में सर। अरे वो छोड़िए अरे वो सब बात कीजिए सर। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रतिबल शब्द जो है, हम लोग कभी भी अगर पढ़ाने जाएं, एज ए बीइंग ए टीचर ऑफ साइकोलॉजी में कहना चाह रहा हूं, या सोशल साइंस के भी जो लोग हैं और मौसम चिंता है। अब बिल्कुल बिल्कुल सब होना है, सब होना है। ऐसा नहीं है, मेरी अभी नौकरी है और आप लोग का प्रमोशन करेंगे तो मैं रहूंगा। जी जी। तो उसमें मैंने कहा कि जो स्ट्रेस के रिसोर्सेज हैं, जो स्ट्रेस के सोर्सेज हैं, वो आमतौर पर अगर उनको कैटेगराइज किया जाए तो 4 तरह के सोर्सेस हो सकते हैं। इसमें पहली मैंने चर्चा की थ्रेट, दूसरा है फ्रस्ट्रेशन, तीसरा है प्रेशर और चौथा है कन्फ्लिक्ट। पांचवा सर क्या बोला गया सर? तीसरा सर क्या बताया सर प्लीज? तीसरा है प्रेशर। थर्ड वन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट करूंगा आप लोग, बिल्कुल मैं रिपीट करता हूँ कि अगर श्योर स्ट्रेस के रिसोर्स की बात की जाए कि स्ट्रेस के सोर्सेस कहाँ से आते हैं, तो स्ट्रेस के 4 सोर्सेज हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं कोई किताब की बात आपको नहीं पढ़ाने आया हूं। मैं चाहता हूं, क्योंकि किताब की बात गूगल को सर्च करेंगे आप, आपके पास मुझसे ज्यादा अच्छी अच्छी पुस्तकें होंगी, क्योंकि आप नए संस्करण के, नए एडिशन के लोग हैं, तो आप और बेहतर तरीके से किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नॉलेज है, मैं उसको दे सकूं आपको। तो उसमें जो थ्रेट है, तो थ्रेट के जो भी ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या हो सकता है, जो मैंने कहा आपको कि थ्रेट में मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसको लूज करने की आपके मन में आशंका आ जाए, या फिर ऐसा कुछ हो कि कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, उसमें कोई लॉस होने की बात हो जाए, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसमें अपना टेम्पर या कोई फाइटिंग का पोजीशन आ जाए, या फिर आप मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं और वहाँ आपको लगे कि अरे और लोग तो किसी बिजनेस या कोई ऐसे प्रोफेशन में है जो ग्रो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं ग्रो कर रहा हूँ। कोई ऐसा कंपटीशन है जिसमें आपको ऐसा लगे, आपको आशंका मन में हो, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि कल रिजल्ट निकलने वाला है, इस आशंका में तो आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो ये एक तरह का बड़ा कॉमन सोर्स है थ्रेट, जिसमें आप स्ट्रेस को फील कर सकते हैं। जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, जिसकी हिंदी होती है हताशा, और आप लोग प्रायः जानते होंगे निराशा, लेकिन मैं उसको बोलूंगा नैराश्य। आप देखेंगे नैराश्य, बहुत अंतर मैं नहीं करना चाहता हूं, फिर मेरा बहुत लंबा हो जाएगा ये कार्यक्रम।
तो आप पढ़ें, मैंने क्लू दे दिया है। नैराश्य और हिंदी के मूर्धन्य विद्वान हमारे डिप्टी डायरेक्टर जुड़े हुए हैं इसमें, अगर वो सुन पा रहे हैं तो सुन रहे होंगे कि निराशा और नैराश्य क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। जैसे फ्रस्ट्रेशन में क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेशन में क्यों आते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपको घेर ली है और उसमें ऐसे कुछ वस्तुएं, घटनाएं, परिस्थितियां या लोग भी हैं जो हमेशा ऐसी मनोवृत्तियों के साथ आपसे बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं कि आपको लगता है कि अरे कहाँ आकर मर गए, कहाँ आकर फंस गए हम। तो यह आप में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करता है, यह आप में एक हताशा उत्पन्न करता है। जो लोग कहते हैं ना कि नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप सकारात्मक कभी हो सकते हैं। ये मैंने बाद वाली बात कही, अभी पहले इसको थोड़ा एग्जाम्पल देकर एक जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन जो फ्रस्ट्रेशन है वह भी एक सोर्स है आपके स्ट्रेस का, आपके प्रतिबल का, और आपने जो कहा तनाव का। मुझे तनाव का शब्द इस्तेमाल करने में थोड़ी हिचकिचाहट है, मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। तनाव शब्द मैं क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, फिर टेंशन का क्या होगा। आप प्रतिबल पर आइए, बल के प्रति प्रतिबल, यानी कि प्रतिबल वही है जो आपके बाहर है और प्रतिबल वह भी है जो आपके अंदर है। यानी कि अंदर के भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको प्रेरित कर रही हैं स्ट्रेस में आने के लिए, और बाहर की जो परिस्थितियां हैं वह भी आप पर फोकस कर रही हैं, आप पर ऐसी कुछ स्ट्रेन दे रही हैं जो आप में ऐसा स्ट्रेस उत्पन्न कर रही हैं। एक और बात, मैं इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में कुछ कहना चाहता हूं। आप यह सोचिए, आप और हम चाहे जिस धर्म और जाति के हों, ईश्वर को कब याद करते हैं? आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपको बताना भी चाह रहे हैं। चूंकि मैं भी तो इंसान हूं ना, हम लोग ईश्वर को कब याद करते हैं? ईश्वर, अल्लाह, जो किसी को भी मानते हैं हम लोग, उस पर मत जाइएगा। जब तनाव में रहते हैं सर, जब कष्ट में रहते हैं, तनाव जब में रहते हैं। कष्ट में रहते हैं, जब कष्ट में रहते हैं। अच्छा, मैं आपके इन सभी उत्तरों से फिर थोड़ा सा डिफर करता हूं। आप तनाव में नहीं रहते हैं, आप ईश्वर को तब याद करते हैं। आप मतलब मैं जब भी आप बोलूंगा मैं शामिल हूं उसमें। आप और हम ईश्वर को तब याद करते हैं जब नहीं, विपत्ति नहीं, सुन लीजिए आप। क्योंकि हम सभी कोई तो बोलने का ही पैसा ले रहे हैं और बोलने का ही पेशा कर रहे हैं, तो हम लोग तो बोलेंगे ही। लेकिन आज मेरी बारी है और आप कृपया सुनिए, लेकिन हम बोलने का अवसर देंगे, आपको जरूर देंगे। मुझे अच्छा लगा, इंटरैक्टिव सेशन तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ईश्वर को तब याद करना शुरू करते हैं जहां से हम उस तनाव का निराकरण नहीं कर पाते हैं, जहां से उस प्रतिबल को हम झेल नहीं पाते हैं, जहां से उस समस्या के लिए कोई हमको समाधान नहीं मिलता है, जहां से हम अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं, अपने को हताश महसूस करते हैं, वहां से हम ईश्वर को याद करते हैं। और जहां आप ये फील करते हैं कि अरे समस्या है, समाधान कर लेंगे, माफ कीजिएगा, वहां आप ईश्वर को याद नहीं करते हैं, वहां आप अपने माता पिता को याद नहीं करते हैं, वहां अपने टीचर और गुरु को याद नहीं करते हैं, हम और आप चाहे जो भी हों। लेकिन जहां आप फंसते हैं ना, वहां आप ईश्वर को याद करते हैं। तनाव यानी कि प्रतिबल भी वैसी ही चीज है। आपके सामने कई परिस्थितियां आती हैं, 1000 परिस्थितियां आती हैं। आपको उन परिस्थितियों का समाधान करने में कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसको आप चुटकी में हल कर लेते हैं। कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें आप कुछ प्रयास करते हैं, ट्रायल एंड एरर, वो उससे आप कर लेते हैं। कुछ परिस्थितियों का आप संज्ञान, कॉग्निशन लेते हैं और उसके माध्यम से आप डेवलप कर लेते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जहां आपको लगता है कि मेरे पास जो मेरी क्षमता है, इस क्षमता के लिए एक और पर्यायवाची बड़ा हम रस्टिक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, माफ कीजिएगा हमको। रस्टिक समझते हैं ना, कुछ देहाती जैसा, औकात। जहां हमारी औकात रुक जाती है ना, इन ऑल रेस्पेक्ट, वहां हम प्रतिबल का अनुभव करते हैं। जहां हमारी क्षमता, जहां हमारे उपलब्ध संसाधन सामने वाली जो चुनौती है उसका समाधान करने में सक्षम नहीं हो पाती है, वह परिस्थिति हमारे लिए प्रतिबल के रूप में उभर कर सामने आती है। तो इसलिए एक लाइन में अगर हम प्रतिबल को डिफाइन करेंगे तो एनी सिचुएशन, एनी डिमांड विच इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू फुलफिल, आप उसके फुलफिलमेंट में अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, आपके पास वो अवेलेबल सोर्सेज नहीं है, वो आपके बियॉन्ड कैपेसिटी है, वह आप में प्रतिबल उत्पन्न करती है। अब शायद लगता है कुछ एग्री होंगे, अब आप कुछ हाँ ना कर सकते हैं, बताइए। छोटी छोटी समस्याओं में आप कुछ सोचते हैं क्या? चुटकी वाली बात है,
आप इस्तेमाल करेंगे कोई भी ऐसा संसाधन और उसको आप ये कर लेंगे, समाधान कर लेंगे। तो ये आपका प्रतिबल का एक परिभाषा मैंने दिया है। एक तीसरा पॉइंट जो है वो है प्रेशर, यानी प्रेशर एक ऐसा सोर्स है जहां आप फील करते हैं। अब प्रेशर के मतलब क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप सुनते होंगे कई तरह के सेल्समैन होंगे जो सेल्समैन कहते हैं कि हमको फला टारगेट मिल गया है और उस टारगेट को अचीव करना है। क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स वाले भी कुछ लोग हैं, कॉमर्स के कुछ लोग, इकोनॉमिक्स के लोग होंगे इसमें, तो वो अर्थ तंत्र को बखूबी समझने वाले लोग होंगे, तो उनका कुछ टारगेट हो सकता है। टारगेट तो हम पढ़ने लिखने वालों का भी है कि अगर मान लीजिए हमने कोई किताब पढ़ने की ठानी है और हमारा टारगेट है कि रोज हम 20 पेज पढ़ लेंगे और वो टारगेट अगर हम अचीव नहीं कर पाते हैं तो उसके दबाव में हम ऐसे कई कार्यों को नहीं कर पाने में बड़े मुश्किलों का सामना करते हैं। तो ये एक प्रेशर हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको कुछ मुनाफे अपने कार्य में करने की गुंजाइश दिखती है कि इस कार्य को करेंगे तो मुनाफा हमको होने वाला है। मुनाफा इन ऑल सेंस, कुछ भी, प्रतिष्ठा का मुनाफा हो, पैसे का मुनाफा हो, सेंस ऑफ वर्थ फीलिंग का मुनाफा हो, ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो इस तरह के अगर मुनाफे की गुंजाइश हो और वहां आपको ऐसी आशंका हो किसी लॉस का, तो वह प्रेशर अगर आप फील करते हैं तो वहां ये आपको स्ट्रेस फील होता है। फिर एक तीसरा पॉइंट हो सकता है कि आप सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ का अगर आपको प्रेशर हो कि हम जिस सिचुएशन में रह रहे हैं और वहां हम कैसे ग्रोथ हमारा हो, हम जिए तो जिए कैसे, ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं, तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा, तो वहां हम इस तरह का दबाव महसूस करते हैं। तो वैसी स्थिति होती है। फिर हम अपने नाते रिश्तेदारों से अगर अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं और उस रिलेशनशिप मेंटेन करने में, उस संबंध के स्थापना और पुनर्स्थापना में वो दबाव महसूस करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई हैं जिससे हमारे रिश्ते नाते हमसे दूर हो गए हैं, या हमारा अमुक रिश्तेदार या अमुक मित्र हमसे दूर हो गया है। तो ऐसे दबाव के बीच जब आते हैं तब जाकर आप स्ट्रेस फील करते हैं। और जो चौथा पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वह है कन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष। हम और आप सभी जानते हैं कि एक इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है कि हम सभी आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं इन ऑल रेस्पेक्ट, सिवाय कि दो आंख, एक फिजिकल सिमिलरिटी को छोड़ दीजिए तो हम लोग भिन्न हैं मनुष्य होने के नाते, ह्यूमन बीइंग के नाते। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ऑल रेस्पेक्ट, जैसे हम सोचते अलग तरीके से हैं, हमारे सोचने का नजरिया अलग अलग है, हम जो करते हैं कार्य वो अलग अलग है, हमारे मतांतर हैं, हमारे बिहेवियर अलग अलग हैं। तो सोचिए अगर हम इतने पर्सपेक्टिव में, इतने परिप्रेक्ष्य में अगर भिन्न हैं तो हम कैसे किसी एक बिंदु पर एकमत हो सकते हैं, हमारा व्यवहार जो होगा वो एक कैसे हो सकता है, तो वह भी कन्फ्लिक्टिंग है। तो ऐसे 4 सोर्सेज हैं। जो पहला, जो मैंने जैसा बताया आपको मैंने कि एक पहला, कोई बताएंगे पहला क्या बताया था मैंने? थ्रेट। दूसरा एग्जैक्टली, हाँ, थ्रेट। जी जी, हाँ, फ्रस्ट्रेशन, दूसरा right? फ्रस्ट्रेशन, और तीसरा प्रेशर, चौथा संघर्ष। हाँ बिल्कुल। कभी कभी मैं भी ट्रांस में चला जाता हूँ कि मैं किनसे मुखातिब हूँ, किनसे बात कर रहा हूँ। बड़ा अजीब लगता है कि एक ऑनलाइन, यह भी बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर हम आपसे रूबरू होकर बात करते तो मैं आप लोगों के साथ हाथ में माइक लेकर आप लोगों के बीच बात करता, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सर क्लास करते करते आपको लगता है कि क्लासे में है, आपके जूनियर कलीग हैं ये भूल जाते हैं। वही तो मैंने कहा कि सीनियर और जूनियर का तो मैं खाली देखता हूँ। हाँ, तो यही सब कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाने के लिए और रखने के लिए बाध्य करती हैं। इसका एक दूसरा पॉइंट है, जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं तो फिर इसके हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं। तो नेचुरली इस सिम्टम्स को बताने से पहले जो हमारा पॉइंट है आज का कि स्ट्रेस एंड इमोशनल हेल्थ, तो हमारा फिर हेल्थ क्या है, हेल्थ को हम चाहेंगे डिफाइन करना। आप में से अगर कोई हेल्थ को डिफाइन करे तो अनम्यूट करके डिफाइन करे, हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट वी ऑल अबाउट हेल्थ, क्या हो सकता है, स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे देंगे हम लोग? Anything which is, you know, being surviving physically और mentally, दोनों तरह से हम लोग पहले ब्लैक
ब्लड और ये क्या कहते हैं अर्थ, ये सब में अगर बैलेंस होता है तो उसको हेल्दी माना जाता था पहले। और अभी नेचुरली ये कह सकते हैं जिसको बीमारी नहीं है वो स्वस्थ है। लेकिन जो पहले कहा जाता बात पित्त और काला पित्त, पीला पित्त और क्या कहा जाता था रक्त और एक कुछ था, जिसमें अगर बैलेंस हो तो वो इंसान हेल्दी है। मेंटली सर फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल सर फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड टू बी हेल्दी इंडिविजुअल। राजेश सर ने अभी उसको पॉइंट आउट किया। आप कम से कम WHO जो भी आप बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू WHO, यस सर, हाँ, आप जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यही तो पढ़ने लिखने का सौंदर्य है कि हम लोग अपनी बात रखते हैं अलग अलग तरीके से और अलग अलग लोग सारे लोग सही हैं। लेकिन है ना, एक शेर है ना कि तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर तो मुझको भी मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन हम और तुम मिल जाएं तो इससे और कुछ नहीं हो सकता है बेहतर, इससे और कुछ नहीं हो सकता है बेहतर। तो आप और हम मिल जाएंगे ना तो सबसे बेहतर परिभाषा को ढूंढ निकालेंगे। तो बहुत सही सर, बहुत अच्छा, बहुत सटीक। हाँ, तो हम और आप मिलकर इसको परिभाषित करें। जैसे आपने कहा ना कि ये फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है, 3 रंकेश जायसवाल जी ने कहा। तो हमारा कहना है कि ये WHO ने डिफाइन कर दिया। अब जरा हम लोग इसमें एक नई बात जोड़ें। क्या जोड़ना है? अब आप कहिएगा कि सर तो आज बड़े मूड में है, WHO को चैलेंज कर रहे हैं। भैया हाँ, जोड़ता हूं मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। हम लोग चूंकि एक शिक्षक हैं और कुछ सीख रहे हैं सोशल, हाँ, तो हम लोग एक नहीं, तो जैसे आपने कहा ना कि फिजिकल और इमोशनल या सोशल या इसमें इमोशनल वेलबींग की बात की, साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात की। हम इसमें चूंकि भारतवर्ष में रहते हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति में एक शब्द जिसको अभी यूरोपियन कल्चर में बड़ा अडॉप्ट किया जा रहा है वो है स्पिरिचुअल। तो हेल्थ इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ नॉट ओनली फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बट इट इंक्लूड्स स्पिरिचुअल वेलबींग आल्सो। ठीक है ना? तो आप कभी भी जब आगे से डिफाइन करेंगे और भी कुछ बेहतर हो तो जोड़ेंगे, आप इसमें स्पिरिचुअल वेलबींग की चर्चा करेंगे। और कभी ऐसा नहीं मानेंगे कि आपको या हमको कोई बीमारी नहीं है तो हम लोग स्वस्थ हैं। नहीं, हेल्थ इज नॉट नियर एब्सेंस ऑफ इलनेस। नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है इसलिए हम और आप स्वस्थ हैं, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। अगर हम बीमार नहीं हैं और सोशली एडजस्टेड नहीं है सामाजिक तौर पर, तो हम लोग क्या कहे जाएंगे? हेल्दी कहे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं। हम लोग इमोशनली बैलेंस नहीं है, बात बात पर हम चिढ़ जाते हैं, एब्रप्टली एग्रेशन में चले आते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये हेल्दी माइंड का है काम? हेल्दी पर्सन का है काम? नहीं है। साइको डिसऑर्डर में चले जाते हैं। तो ये सब क्या कहने का मतलब है? तो और दूसरी बात, आप मान लीजिए कि आप इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं, इन तीनों में आप बिल्कुल सिद्धस्त हैं, जो भी पैरामीटर आप जानते होंगे उससे आप फिट हैं। आप सोचिए हिंदुस्तानी का, एक भारतीय होने का अंतिम लक्ष्य क्या होता है हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, जिसको विदेशी लोग क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? इनर पीस, मोक्ष की प्राप्ति। इनर, हम लोग अगर आंतरिक मन की शांति नहीं हो तो फिर आप सोशली भी एडजस्टेड हो, आप बहुत मोटे ताजे तगड़े भी हो, आप हम जो भी हो, ठीक है ना, और आप साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली इंटैक्ट नहीं हो, मैंने वर्ड स्ट्रांग इस्तेमाल नहीं किया है, इंटैक्ट वर्ड इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं आप, इमोशनली बैलेंस और स्ट्रांग हो सकते हैं आप, साइकोलॉजिकली फिट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली इंटैक्ट नहीं है, आप में वो कॉम्पैक्टनेस नहीं है, तो फिर ये जो पिछला तीनों शब्द है ना, उसका इस्तेमाल करना बेकार है। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो 2-3 लोग कह दीजिए हाँ, और नहीं सहमत है तो क्वेश्चन आंसर सेशन में बात करेंगे इस पर। बिल्कुल 200% सही है सर। चलिए, अरे आप लोगों से हाँ कहलवा कर मैं अपना मनोबल बढ़ा रहा हूँ, मेरी हौसला अफजाई हो रही है भाई। स्टूडेंट को कही देगा कि सर आप ठीक पढ़ा रहे हैं,
स्टूडेंट तो बोल रहे हैं क्लासरूम का, हमारा टीचर, हमारा कलीग, हमारा भाई कहे तब तो मानेंगे, हमारी ये बड़ी बहन है वो तो कहे तब तो मानेंगे कि हाँ इन्होंने स्पिरिचुअल, ये रीना मैम अगर आप कहिएगा तब मानेंगे हम। तो ये बात है ना, सीधी बात मैं कह रहा हूँ। हाँ रीना मैडम हम लोग को भी डांट दे रही है, बड़ा सीनियर आदमी है। मॉनिटर है हम लोग की, मॉनिटर है सर, मॉनिटर है। मैं भी, क्षमा कीजिएगा मुझसे कोई झिझकता हो तो मैम। तो इसमें देखिए अब क्या है कि अगर हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं, थोड़ा जल्दी खत्म करें हम लोग, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चूंकि अभी काम की बात हम नहीं किए हैं, चूंकि आपसे मुझे थोड़ी हंसी और ठिठोली का करना है, हमको पढ़ाना वाला नहीं है, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर बुला लिए हैं, कुछ और लोग भी सुन रहे होंगे, माननीय कुलपति तक भी कि अरे भाई आया, हंसी ठिठोली किया और चला गया, तो भैया हमको भी अपना कुछ इंप्रेशन तो जमा रहे हैं हम भी अपना, ठीक है ना। अरे बड़ा बढ़िया सर बोले, अभी जमा रहे हैं। Sir, this is also a type of psychological teaching, sir. ये भी it is depend on your different skill. ऐसा थोड़ी है, बीसी भी समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं। It is not, sir, only teaching. It is psychological treatment also. सर ये स्ट्रेस कम करने का तरीका है सर। अभी बहुत अच्छा हो रहा है सर। तो अब जो अपनी बात रखें, तो अब देखिए क्या है कि इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं फिजिकल। अभी सर नहीं तो रजनीश सर अभी भूमिका बांध रहे हैं सर, वन ऑफ द बेस्ट सेशन। थैंक यू। लास्ट सेशन बहुत मजेदार हो रहा है सर, इतना बढ़िया लग रहा है कि मन नहीं करता सब छोड़ के जाने का। अब देखिए मेरे छोटे भाई शुक्ला जी सुन रहे हैं, ए भाई मेरी कुछ पैरवी भी कर दीजिएगा। नहीं सर, बहुत अच्छा सेशन है ये, वेरी नाइस सर। अरे सुनिए भाई सुनिए। तो अब इसके हम आते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो हम लोग आए दिन आपस में और खुद में देखते हैं। तो पहला तो क्या होगा, फिजिकल सिम्टम्स। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे अमर बाबू शुक्ला सर विजिबल हो गए हैं, तो हम कह रहे हैं ये जितना भी हमको आपको दिखे खुश, ये भीतर से स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों रहते हैं पूछिए, हमको कह रहे हैं हम सामने क्यों रहते हैं। इनको तो इतनी जिम्मेदारियां दी गई हैं और हर किसी को हर तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनको नहीं, अब लेट मी फिनिश राजेश सर। इनको अब बड़ी खुशी होती है कि इनको कई तरह की जिम्मेदारियां, चूंकि जिम्मेदारियां उन्हीं को दी जाती हैं जिन पर आपके भरोसा हो, ठीक है ना। तो ये कई तरह की जिम्मेदारियों को लेकर चलते हैं। हो सकता है ईश्वर न करे ऐसी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए और निभाने वालों के लिए हमारी शुभकामनाएं। लेकिन चूंकि स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए चक्कर आना, गिडनेस, ओवर स्वेटिंग। आपका जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ना आप ठीक से सो पाएंगे, ना जग पाएंगे टाइमली, नहीं आप ठीक से खाना खा पाएंगे, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, बात बात पर चिढ़ सकते हैं। ये फिजिकली जो आपके सिम्टम्स होते हैं। और अगर देखा जाए आपके अगर इमोशनल सिम्टम्स की बात करें तो थोड़े आप में मूड स्विंग्स होगा, आप मूडी हो जाएंगे। कब किस मूड में है, जैसे आप चले गए, हमारे जैसे मान लीजिए कल आपका रिजल्ट निकलने वाला है और आप चले गए। सर कोऑर्डिनेटर साहब हमारे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देखिए सर कितना स्ट्रेस फ्री अपने को महसूस कर रहे हैं। नहीं वो कह रहे हैं कि हंस कर बात करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से, वो ये कह रहे हैं। वाह सर, गजब, ठीक है सर, अच्छा है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया सर। तो स्ट्रेस के मायने क्या है? नहीं सर, बहुत अच्छा, बिल्कुल। और यह सेशन विशेष रूप से मैं अभी एक मीटिंग में ही सर के साथ था, तो मैं छोड़ करके इसलिए आया कि नहीं मुझे सुनना है, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो है जिस तरीके से सर आप बाहर मिलते हैं, बहुत कम समय मिल पाता है आपसे इंटरेक्शन का, लेकिन यहाँ जो बूस्टर मिल रहा है हम लोगों को, सभी प्रतिभागी मित्रों के साथ मैं भी लाभान्वित हो रहा हूँ सर। अरे साहित्यकार मनोवैज्ञानिक हैं सर, मामूली बात नहीं ना सर। ऐसा लग रहा है कि सेशन अभी शुरू ही हुआ आज का, ऐसा महसूस हो रहा है। सर सही बोल रहे हैं, सेशन शुरू ही हुआ है सर अभी का। इमोशनल इफेक्ट्स की बात कर ले हम लोग कि जैसे पर्सन बिकम मूडी, हम और आप क्या होंगे, मूडी हो जाते हैं। इमोशनल इफेक्ट की बात कर रहे हैं और हमारे मूड स्विंग्स दिखने को मिलता है। शॉर्ट टेम्पर तो होंगे ही, ऑफन लूज टेम्पर, हम लोग प्रायः कभी कभी ना टेम्पर लूज कर जाते हैं। आप मान लीजिए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं तो आपसे हर कोई मिलता है तो सोचता है कि सर उसी अंदाज मिलेंगे जब 10-30 में चेयर ज्वाइन किए हैं, यानी कि हाँ आइए बैठिए, वेलकम, कैसे हैं आप, क्या प्रॉब्लम है आपको। लेकिन ये सोचिए कि वह व्यक्ति अगर लंच आवर होने जा रहा है उस वक्त आपसे कैसे बात करेगा, या फिर ढेर सारा क्लाइंट्स डील कर लिया है, फिर वो अब
घर जाने की ओर तैयारी कर रहा है और उस वक्त आप चले आए मेरे अपना फाइल लेकर, तो उस वक्त क्या होगा। तो ऐसे स्ट्रेस आने पर आप थोड़े अपने टेम्पर को लूज करते हैं और इस तरह की भावनाएं जो हैं आपको मेंटली सिक, और एक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हार्ट डिजीज, दुर्भाग्य से हृदय रोग के जड़ में ये स्ट्रेस है। 1997-98 में जब मैं पास आउट किया पीजी, इस बहाने आप जान जाएंगे कि मैं कब पीजी पास, 97 के आसपास, तो उस वक्त यूपीएससी देने का जो बड़ा खुमार था, उसका एक उसमें एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। इनफैक्ट ये आया था, मैं उसको फिर से कह दूं, मैं भूल रहा था, एंजाइटी एंड इमोशनल स्ट्रेस आर द रूट कॉज ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, डिस्कस। अचानक से देखिए फ्री फ्लो, एक एक्सटेम्पोर बोलता है आदमी, मतलब कई तरह की बातें याद आ जाती हैं। तो ये उस वक्त का सवाल था, आप ढूंढ लीजिएगा, 97-98 में सवाल आया था, यूपीएससी आईएएस का सवाल था ये, कि एंजाइटी एंड स्ट्रेस आर द रूट कॉज ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, यानी कि हमारे जो भी मनोदैहिक साइकोफिजियोलॉजिकल रोग होते हैं, जो आज के दौर में जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज, इनफैक्ट पहले वो, अभी आज के वर्ड में हम बोलते हैं, जो मॉडर्न उसके लिए टर्मिनोलॉजी दी हुई है लाइफ स्टाइल डिजीज, लेकिन सही मायने में वो साइकोफिजियोलॉजिकल डिजीज हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इमोशनल इम्बैलेंसेस जो आते हैं वो स्ट्रेस के कारण आते हैं, और ये जब आते हैं ना, ये स्ट्रेस और इसके इफेक्ट्स हमारे सर पर सवार होकर हम पर रूल करने लगते हैं, और तब हमारी भावनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, संवेग, प्रतिक्रियाएं उलट पुलट सी हो जाती हैं। एकदम से लगता है कि अरे क्या हो गया है, मैं क्या था और क्या से हो गया हूं, इस तरह की स्थिति हो जाती है। और एक साइकोलॉजिकल इसका एस्पेक्ट है। 3 एस्पेक्ट की चर्चा प्राय करते हैं हम लोग, चौथे एस्पेक्ट मैंने स्पिरिचुअल बीइंग की चर्चा की है, तो मैं उस पर बाद में आऊंगा कि इफेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल इसके स्ट्रेन क्या होंगे। तो नेचुरली आप में जो एक निगेटिव माइंडसेट डेवलप कर जाएगा, आपके जो एटीट्यूड होंगे थोड़े आप जिद्दी हो जाएंगे, आपको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वही सही है। समझे शुक्ला सर, आप जो सोच रहे हैं ना वो सही नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। तो एक, और जबकि मैं जान रहा हूँ कि शुक्ला जी जिस पद पर हैं और एकेडमिक स्टाफ के सारी चीजों को डील कर रहे हैं, वो मुझसे ज्यादा बेहतर इन चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन मेरे मन में आ गया है, अरे शुक्ला जी, आई एम नॉट टॉकिंग टू डायरेक्ट विद शुक्ला जी, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, मैं राजेश जी हैं, आप मैंने जो रंजन जी हैं, जो कुछ जो लोग हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेशन इंटरेक्टिव हो तो ज्यादा बेहतर है। तो हम सोचते हैं कि मेरी जो सोच है ना, उसमें अगर आपका बॉस भी बदलाव चाहता है तो आपको लगता है कि अरे भैया ये तो बॉस गजब करता है यार, जब कुछ प्रपोजल आते हैं कहते हैं ये बदलाव करो, और आपको लगता है कि नहीं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा ना कि परिवर्तन आपका नियम नहीं है, हमारे प्रकृति का नियम है, ये शाश्वत नियम है। कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, और जो दो लाइन मैं बोल चुका हूं पहले ही, कुछ बेहतर आप करेंगे, कुछ बेहतर हम करेंगे, और हम और आप मिलकर सबसे बेहतर करेंगे। तो अगर यह जुनून रहेगा और यह जज्बा रहेगा तो स्ट्रेस फिर जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक आज पढ़ाया जा रहा है ये FIP में हट जाएगा, और इसको हम लोग मिलकर हटा लेंगे, भगा लेंगे। हालांकि ये लॉन्ग लास्टिंग प्रक्रिया है, एक सर्वाइवल का मामला है, ये तो चलता रहेगा बदस्तूर, लेकिन हम लोग इसको दूर कर सकते हैं, इस पर बाद में आएंगे। पहले इसकी बात करें हम लोग कि एक साइकोलॉजिकल इसका इफेक्ट हुआ। अब सवाल उठता है कि जो मैंने हेल्थ को डिफाइन कर दिए हम लोग, इसके कॉजेज को जान लिए, इसके रिपरकशन यानी सिम्टम्स को जान लिए, आप जब भी गूगल करेंगे ना तो एज ए टीचर आपको यह बताना ही होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 A's क्या होते हैं। जब भी आप गूगल करेंगे 4 A's करके आता है, 4 A, अल्फाबेट A, राइट। लेकिन ये जो मैं 4 A को जल्दी जल्दी बोल के निकलना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद को जो मैं बोलूंगा वो आप गूगल करेंगे, मैं आपके मित्र के रूप में बैठा हुआ विभाग में, आकर कभी मिलिएगा और बताइएगा कि वो कहाँ है। वो हमारे आपके बीच में है, जिसको हम थोड़ा चाहते हैं एक जगह उसको लाकर आपसे बातचीत करना। वो ये 4 A's एज ए टीचर उस पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बगैर ये लेक्चर अधूरा होगा। आप जब भी गूगल करेंगे तो 4 A's की बात आएगी, और वो 4 A's में आता है सबसे पहला वर्ड कि अगर आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, तो पहला वर्ड जो आता है वो मेरी ओर से नहीं है, इस पर बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं, और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ये रिसर्चेज बहुत कम हुए हैं। और हम सभी जो एज ए बीइंग ए टीचर ऑफ साइकोलॉजी और सोशल साइंस फील्ड, मतलब फ्रॉम द फील्ड ऑफ सोशल साइंस, एक चैलेंज भी है कि हम लोग क्यों नहीं अपनी बातों को अपने इंडियन पर्सपेक्टिव में ला रहे हैं। ये मेरे लिए भी चैलेंज है।
और इस पर आपको मैं सूचित भी कर रहा हूं कि मेरा एक छोटा सा काम भी चल रहा है जो विद इन 6 मंथ सामने आएगा अभी, और तब शुक्ला सर को फिर याद करेंगे हम, और हमारे डिप्टी डायरेक्टर को भी याद करेंगे हम। तो एक पहला वर्ड जो आता है एवॉइड, आप गूगल करेंगे ना तो पहला वर्ड आएगा एवॉइड। आपको इस पर चूंकि बाध्यता है कि इंटरैक्टिव सेशन नहीं है अभी और हम नहीं चाहते हैं कि इस पर कोई बातचीत हो, आप सोचिए कि कोई समस्या आएगी और उसको हम अवॉइड करें, तो अवॉइड करने का अर्थ तो आप जानते हैं, अवॉइड तो आप कर लेंगे। तो अवॉइड करना अच्छी बात है क्या? मैं सवाल करता हूं पूरे यूरोपियन सोसाइटी के लिए जो रिसर्च स्कॉलर हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कैसे अवॉइड करेंगे। मैं उसको बाकायदा आपको जस्टिफाई कर रहा हूं, उसके लिए कुछ ये नहीं है, मैं उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहता हूं कि क्या अवॉइड करेंगे आप। उसके बाद हम इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे कि पहला वर्ड है अवॉइड, कि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां लाइक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ सकते हैं, दूसरा स्ट्रेसफुल पीपुल आ सकते हैं, तीसरा आपकी नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती है, चौथा आपके नेगेटिव एक्शंस आ सकते हैं, पांचवा आप ढूंढ कर लाएंगे, मैं ओके कर दूंगा उसको। ये 4 ऐसे कैटेगरीज में आपके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे, खुद सामने वाले परिस्थिति में या फिर आपके अंदर की परिस्थिति में, क्योंकि इसमें एक्शंस ही मैंने कहा है, तो एक्शंस तो आपके अंदर से आ रहा है। स्ट्रेसफुल लोग बाहर में हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाहर में है, चैलेंजेस बाहर में है, निगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर में है। इसलिए मैंने स्ट्रेस को डिफाइन करने में पहले कहा था क्या कि स्ट्रेस आपके भीतर से भी आता है, स्ट्रेस आपके एक्सटर्नल फोर्सेस भी आते हैं, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि इन ऐसी चारों परिस्थितियों को आप यथासंभव टालने की कोशिश कीजिए जब तक टल जाए ना, जिसको बोलते हैं ना कि शुक्ला सर से मुझे अगर मान लीजिए थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, कह रहे जब ये मिलते हैं तब कोई ना कोई काम दे देते हैं, तो कन्नी कटाएंगे इनसे, हम थोड़ा कन्नी कटा लेंगे, भैया बहुत ऑलरेडी प्रेशर मेरे ऊपर काम का है, थोड़ा कन्नी कटा लिए इनसे हम। लेकिन आखिर शुक्ला सर से हम कब तक कन्नी कटाएंगे, उसी कैंपस में आना जाना है, ठीक है ना। तो ऐसा, या फिर इनसे हमको आज इन्हीं को टारगेट करते हैं ना, इनसे मेरे कुछ ग्रीवांसेस हैं, इनको जब देखता हूं मेरी नेगेटिव फीलिंग्स आती है। जबकि आप जान लीजिए कि ये जीते जागते ऐसे प्रतिमूर्ति हैं कि हर वक्त ये हंसते हुए मिलते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं, तो इन पर मैं जो कुछ आरोपित करूंगा ये सब मतलब वो समझ रहे हैं इस बातों को। दैट इज ऑल, मतलब दैट इज टोटली सिचुएशनल। तो किसी एक को टारगेट करके मैं बात कर रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, स्ट्रेसफुल पीपल को अवॉइड कर सकते हैं, आप अपने नेगेटिव फीलिंग्स पर ओवरकम करना चाहेंगे, लेकिन नेगेटिव एक्शंस को इस तरह से ओवरकम करना चाहेंगे, कुछ परहेज करना चाहेंगे, लोगों से कुछ दूरी बनाना चाहेंगे, रास्ते से हट जाना चाहेंगे, अस्थायी तौर पर आप उस परिस्थिति या उस अवसर का इंतजार करेंगे जब वो आपके अनुकूल दिखेगा और तब वो उस कार्य को करेंगे आप। लेकिन सवाल उठता है कि अगर यह अवॉइड करने की आप में अगर आदत हो जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर वह समस्या, अगर हम लगातार अवॉइड करेंगे अपने आदरणीय छोटे भाई अमर बहादुर शुक्ला सर को, तो ये निश्चित मेरी बात पहुंचाएंगे माननीय कुलपति के पास कि सर तो बिल्कुल वो बात सुन ही नहीं रहे हैं और इनको पहुंचाना भी चाहिए। तो कहाँ पहुंचाएंगे, मैं उनका सीनियर भी हूँ, वो मुझसे कितना जूझेंगे, वो बात पहुंचाएंगे माननीय कुलपति जी के पास कि सर इस तरह जब मिलते हैं तब अपने ऐसी नकारात्मक बातें करते हैं कि मैं उनकी बातों में उलझ कर रह जाता हूँ, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो आप ऐसी किसी परिस्थिति को इस हद तक अवॉइड मत कीजिए कि वो परिस्थिति दोगुनी चौगुनी, वो समस्या दोगुनी चौगुनी और मजबूत होकर आप पर अटैकिंग मोड में चली जाए, क्योंकि तब वह ऑस्ट्रिच सिंड्रोम कहलाएगा। नोट कर लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिच सिंड्रोम। शुतुरमुर्ग पक्षी क्या करता है, तेज तूफान में अपना भागते भागते बचाव करता है, लेकिन थकता है ना तो फिर आंख को मूंद लेता है। ये सोचता है कि आंख मूंद लिए हैं तूफान का वेग कम हो जाएगा। इस पर एक शेर है, शुक्ला सर बोल दूं कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, फिर वह देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। क्या बात है ना। आप सोचिए, अगर खतरा को आप अगर धीरे धीरे ओवरकम नहीं करेंगे तो वो खतरा बहुत अपने ज्यादा ही मैग्नीट्यूड के साथ आप पर आक्रमण करने वाला है। तो आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर अवॉइड अगर फॉर टाइम बिंग नहीं करते हैं तो आपके और जो कार्य होने वाले हैं ना
वो फिर रुकेंगे। वही फीलिंग से आप हमेशा अगर चल रहे हैं तब तो आप ओसीडी के शिकार हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हैं, उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप किसी एंजाइटी न्यूरोसिस का शिकार नहीं है, आप किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं है, आप घर में हैं, आप अपने वर्क प्लेस में हैं, आप अपनी सोसाइटी में हैं, रोज हमसे मिल रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर लीजिए ना उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, उस ऐसे मित्र को जो जब मिलता है तब दिमाग खाता है आपका। दिमाग खाने मतलब हालांकि मित्र अच्छा लगता है जो दिमाग खाए वो मित्र, लेकिन तब भी जब आपको काम हो बहुत सारा गंभीर और आपका भी दिमाग खाना शुरू करे तो आप क्या करेंगे? आप मुश्किल है। तो वैसी स्थिति में मेरा वही ऑस्टिच सिंड्रोम और जो मैंने एक छोटी सी लाइन बोली है कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, और वो देखना पड़ेगा जो देखना। एक लाइन बोलूं? हाँ श्योर। अधिक राही न इतराओ, कटी है राही कितनी, किनारा छोड़ने से क्या अभी मझधार बाकी है, बसी है आंख में वैसी नहीं रंगीन यह दुनिया, हुआ है फूल से परिचय अभी तो खार बाकी है। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत अच्छा है जयप्रकाश जी, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे इंटरव्यू करना पड़ रहा है। जयप्रकाश जी एक मिनट सुना, जयप्रकाश जी एक मिनट सुना जाए। जयप्रकाश जी अभी जो 50 मिनट 1 घंटे का लेक्चर है वो सर के लिए हम लोग समर्पित रखें। जब इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें हम अपने दिल के उद्गार तब निकालेंगे। नहीं, हमने सर बोला इसलिए मैंने भी बोला। बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत सुंदर, क्योंकि हमारे और प्रतिभागी अभी लालायित हो जाएंगे ना, सबको लालच होगा कि हम भी कुछ बोल दें, तो वो सब लोग मुशायरा शुरू कर देगा, मुशायरा से शुरू हो जाएगा, सही बात है, सर का सेशन घबरा जाएगा। ठीक है ठीक है। तो अब एक तो अवॉइड हो गया। दूसरा इसमें आता है जो 4 A's की मैंने बात की है, सभी अल्फाबेट ए से ही शुरू होते हैं। तो दूसरा है अल्टर। अब मान लीजिए मैं अवॉइड कर रहा हूं या हमारे सर मुझे अवॉइड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो सामने वाली जो परिस्थिति है या फिर मेरे अंदर जो निगेटिव फीलिंग्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो हम बिहेवियर कर रहे हैं, उसमें कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम उसको अल्टर करेंगे, कर सकते हैं ना। हम अपने बिहेवियर में अल्टर ला सकते हैं, अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें अल्टर ला सकते हैं, जो रणनीति है उसमें अल्टर ला सकते हैं, फिर जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है हम उसमें अल्टर, उसको भी हम अकॉर्डिंगली अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जब कुछ ऐसा करेंगे तो शायद जो सामने वाली परिस्थिति है, जो चुनौती है, जो मुद्दा है, जो परेशानी है, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम एड्रेस कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ का केवल ध्यान करना पड़ता है कि हम जो कुछ भी उसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहे हैं, जो कुछ भी कम्युनिकेशन स्किल अडॉप्ट कर रहे हैं, वह बिल्कुल वेग नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी क्लियर टू एनीवन। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में कुछ भी ऐसा ड्यूअल मीनिंग या मल्टीपल मीनिंग वाली बात बोलते हैं तो फिर सामने वाले को तो और स्ट्रेस बढ़ जाएगा ना कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो अल्टर कीजिए सिचुएशन को। अगर आप अल्टर करेंगे तो हम समझते हैं कि चीज़ें खुद ब खुद सकारात्मक होंगी। आप अपने आप को अप टू डेट कीजिए, आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जैसे हम और आप जैसे लोग आईटी फ्रेंडली कम होंगे, अगर जो है तो अच्छी बात है। मान लीजिए एआई का दौर चल रहा है, हम लोग इतने बहुत ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो मेरे ही 2003 बैच के लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा बेहतर आईटी फ्रेंडली हैं, तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो इस तरह से है, यानी जैसा सिचुएशन है उन्होंने उसको अपने आप को ढाला है। तो ढलने से आदमी संभलता है, ढलिएगा तो संभलिएगा। तो ये एक स्थिति आती है। तीसरा ए जो बात हम करते हैं, अगर मान लीजिए सिचुएशन को अवॉइड करने से बात नहीं बनी, सिचुएशन को अल्टर करने से बात नहीं बनी, तो आप क्या करेंगे? वहाँ यूरोपियन कॉन्सेप्ट में या हमारे हिंदुस्तानी तौर तरीके में भी हम क्या करते हैं, हम उसको चलिए, हम कितना दिन मुंह चुराएंगे अपने अमर शुक्ला सर से? जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना, वो खोज रहे हैं जिम्मेदारी देने के लिए, तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी। तो वैसी स्थिति में एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उस जिम्मेदारी को हम ओन कर लेंगे। चलिए सर आज मुलाकात कर लिए हैं, कहिए क्या आप ढूंढ रहे थे कुछ दिनों से, कौन सा काम है बताइए। तो काम का लिस्ट देंगे हमको। मान लीजिए बहुत सारा काम का उन्होंने एक से लेकर उन्होंने कहा कि हाँ भैया ये सर ये काम है, उन्होंने काम का लिस्ट हमको दे दिया। देखिए हम लोग वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं और हमारे साथ और आपके साथ ऐसा होता है और होने वाला है और होगा ही और होना भी चाहिए। कब तक हम अपनी आंखों को बंद करेंगे? इस तरह से काम तो करना हम ही आपको है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। और जब चुनौतियों को स्वीकार करेंगे तो गलतियां होंगी ना शुक्ला सर, माफ कीजिएगा, तो गलतियां भी होंगी।
तो गलतियां होंगी तो गलतियां होंगी मुझसे। अगर मैंने इन्होंने कोई समस्या दी, कोई उत्तरदायित्व दिया, मुझसे गलती हो गई, तो हम क्या करेंगे? आर्गुमेंट करेंगे। आर्गुमेंट करेंगे तो उनका तो स्ट्रेस बढ़ाएंगे ही, अपना स्ट्रेस बढ़ाएंगे हम। इससे बेहतर है कि गलतियां जब हो रही हैं तो उसको आप पूरी बेबाकी से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम दिनकर की पंक्ति को नहीं कहेंगे क्षमा शिवती उस बैंक को, हमारे शुक्ला सर उसको क्षमा भी कर देंगे हमारे माननीय कुलपति। सेंस क्या है कहने का कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, आप पॉजिटिव टॉक करते हैं, सकारात्मक बातचीत करते हैं, और आप एक दूसरे के प्रति क्षमाशील होते हैं, और एक दूसरे को कभी कभी, अब मान लीजिए अब शुक्ला सर ढेर सारा काम दे रहे हैं, तो कभी तो इनको कहेंगे सर अब बहुत हो गया, सॉरी, अब नो भी कहने की आदत डालिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा। कितना काम करेंगे? मानिए हमारे शुक्ला सर कितना काम कर पाएंगे, या मुझसे कितना काम लेंगे? मेरी भी क्षमता होगी ना। तो कभी कभी हम लोग नो भी करने की आदत डालें, क्योंकि अगर हम नो नहीं करेंगे तो फिर कई मुश्किलें और कई समस्याएं जिनको हमने उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार कर लिया है, वो कई मोर्चे खुल जाएंगे, और फिर हम एक का भी समाधान नहीं कर पाएंगे, और एक का भी ढंग से हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया? अवॉइड, अल्टर एंड एक्सेप्ट। एंड द लास्ट वन इज, अगर मान लीजिए किसी को आप अवॉइड कर रहे हैं, किसी को आप अल्टर कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को आप अल्टर कर दिए, किसी को आप एक्सेप्ट भी कर लिए, लेकिन ये तीनों से बात नहीं बन रही है, तो आप क्या करेंगे? आप एडेप्टेशन, ए फॉर एडेप्टेशन, आप ढल जाइए ना उसी परिस्थिति के साथ। अब बात नहीं बनने वाली है, आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। अब कैसा बनना पड़ेगा? क्या गलत के साथ गलत बनना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा रिसर्च वो नहीं कह रहा है। हमारा रिसर्च कह रहा है जो सिचुएशंस है उसको निपटने के लिए आप कुछ ऐसे एडेप्टिव शेड्यूल और एडेप्टिव स्किल को डेवलप कीजिए जो आपके लिए भी आसान हो और सामने वाले के लिए भी आसान हो। ठीक है ना? और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसके तो पैरामीटर्स होंगे ना, तो आप उसी पैरामीटर में, जैसे आपको मैं कहूं कि मैं इस बार मलेशिया, अब मुझे शेयर करने में अच्छा भी लग रहा है, मैं मलेशिया ट्रिप पर गया, ट्रिप में मैं पेपर प्रिंट करने गया था, तो वहां का सिचुएशन बड़ा अलग तरह का था। वहां देखकर आदमी जब भी विदेश जाता है, जनवरी में माननीय कुलपति जी के आदेश से, निर्देश में मैं सिंगापुर भी गया, वहां जाने के बाद एक चीज जो सीखने को मिलता है ना, वह आपके स्ट्रेस को मैं समझता हूं कि 80% तक दूर कर सकता है। वह है डिसिप्लिन, एक रूटीन लाइफ, एक डिसिप्लिन, और उसके बाद नई नई चीजों को, अपनी जिज्ञासाओं को कर गुजरने की कोशिश। ये वहां पर मैंने देखा है कि कई तरह से इंडेवर्स और कई तरह के एफर्ट लोग लगाते हैं, वो चीजें वहां पर हैं। और मैं माफी चाहता हूं, मुझ में, आप में एक इसकी और हम हिंदुस्तानियों में एक ऐसी कमी कहीं रह गई है कि शायद हम बहुत कम अनुशासित हैं। हाथ जोड़ के मैं बात करना चाहता हूँ, मैं भी अपने आप को कर रहा हूँ। जो वहां देखने को मिलती है, हर चीज के लिए उनका एक डिस्कोर्स फिक्स है, हर चीज के लिए एक शेड्यूल फिक्स है, और उस शेड्यूल के साथ आप जाएं। जैसे हम जैसे लोग गए और हमने क्या किया, अब वो उनके यहाँ 2.5 घंटे का अंतर था। मैं माफी के साथ कहता हूँ, मैं 8 बजे उठता हूँ और रात को 1:30 बजे सोता हूँ। वहां जाने पर मुझे 5 बजे सुबह उसके हिसाब से उठना पड़ता था, ढलता था मैं ना। तो परिस्थितियां थी, मैं बिल्कुल ही भीतर से अनवायर्ड फील करता था कि मैं क्यों उठ रहा हूँ 5 बजे। अपनी घर से तो 5 बजे मेरा तो बायोलॉजिकल क्लॉक तो प्रिपेयर हुआ नहीं था, मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक तो सुबह 8 बजे का था। तो जो सिचुएशंस है, अगर आप उससे अपने न्यू शेड्यूल्स, न्यू स्किल्स के साथ अगर न्यू स्टैंडर्ड डेवलप करते हुए आप अगर अपने न्यू पॉजिटिव आइडियाज और थॉट के साथ अगर उससे काउंटर करते हैं, अपने न्यू पॉजिटिव एक्शंस के साथ अगर काउंटर करते हैं, तो सच पूछिए ये आपकी दी बेस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो लोग, हमारे जो मतलब यूरोपियन जो हमारे स्कॉलर हैं, उन्होंने निस्संदेह अच्छा रिसर्च किया है, और बड़े ही सुंदर सलीके और सरल भाव में आते हुए और इसको सरल बनाते हुए सिर्फ 4 शब्दों के माध्यम से हमारे तमाम तनाव या प्रतिबल, जिन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, एक शिक्षक के रूप में मैं तनाव की जगह प्रतिबल का इस्तेमाल करता हूं हर वक्त। प्रतिबल को हम लोग दूर करने में बिल्कुल सक्षम होंगे, और नए प्रतिबल का सामना करने में भी फिर सक्षम होंगे हम लोग, क्योंकि प्रतिबल रुकने वाली चीज नहीं है। अगर तनाव नहीं है, इनफैक्ट जो कहते, अगर कोई आकर कह दे कि मैंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की है, तो आप क्या महसूस करते हैं? वो सही आदमी है? बिल्कुल वो सही आदमी नहीं है, वो नकारा आदमी है।
उससे कोई गलती नहीं हुई है, इसका मतलब है कि उसने नया कोई काम नहीं किया है। आप नए काम करेंगे, नई जिम्मेदारियां लेंगे, तब तो कुछ गलती होगी ना। आप उसी नोट्स को, उसी चैप्टर को रोज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो गलती होने की संभावना कितनी होगी। आप नए रिसोर्सों को डेवलप करें, नई बुक्स, नए एडिशंस को पढ़ें, तो नई चीज को हम और आप जानेंगे। तो ये 4 A's जो हैं हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में बिल्कुल सहायक सिद्ध हो सकते हैं, और इससे बढ़िया कोई वेज नहीं है। लेकिन हम हिंदुस्तानी संस्कृति और हिंदुस्तानी समाज में रहने वाले लोग हैं, इन 4 A's के अलावा जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो इसी 4 A's को पढ़ाते हैं, और उनसे कहते हैं कि जब तुमको क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द वेज टू मैनेज द स्ट्रेस, तो इसी 4 को लिखना और कुछ मत लिखना, नहीं तो नंबर तुम्हारा कट जाएगा, और पक्का नंबर कटेगा। लेकिन सवाल उठता है कि इन प्रैक्टिकल लाइफ, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो अब हम चाहते हैं कि थोड़ा हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाले जो स्ट्रेसेस हैं, सब उसी की बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन हम प्रैक्टिकली उनको कैसे हैंडल करेंगे, वो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। कॉजेज तो वही रहेंगे, सिम्टम्स वही रहेंगे। मैंने वेज की चर्चा की है, वेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसको हम चाहते हैं उस पर फोकस करना। तो सबसे पहले तो क्या है कि अब अपने दौर में आते हैं, और सच पूछिए, अब मैं अपने व्यक्तित्व के अनुसार बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं उसके अनुसार, अभी टीचर के रूप में थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, सच पूछिए तो अब मैं चाहता हूं कि रजनीश गुप्ता क्या है उस पर चर्चा करें हम लोग। क्योंकि हम कुछ भी बोल रहे हैं तो मैं अपने व्यक्तित्व के बारे में बोल रहा हूँ, मैं क्या आपके सामने किस रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम लोग सभी की साइकोलॉजी और सोशल साइंस के लोग हैं, तो सोशल साइंस में हम लोग कुछ भी कहते सुनते हैं तो अपनी बात और व्यवहार के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को सामने रखते हैं, हम क्या हैं उसको सामने रखते हैं। तो सच पूछिए तो सबसे पहले अगर कोई समस्या अगर आपके पास आती है, कोई मुश्किल आती है, तो आप अपनी समस्याओं को लेकर खुद से ही बातचीत केवल मत कीजिए, जिसको बोलते हैं ना कि आप ही खुद सब कुछ मत बन जाइए कि मेरी जो समस्या है उसका समाधान मैं ही अकेले कर लूंगा। आप अपने लोगों से ही बातचीत कीजिए। मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, ध्यान दीजिए, अपने लोगों से। मैं उन तथाकथित अपने लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके पास रहकर और आपके पास अपनी नकारात्मक भावनाओं, विचारों और मनोवृत्तियों से हर वक्त आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाने के लिए मतलब लगे रहते हैं। उनको भूल जाइए। आपका कोई अपना मित्र बनाइए, मित्र, सोशल मीडिया का मित्र मैं नहीं कह रहा हूं। तो आप अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत कीजिए, चाहे आपका फैमिली का फ्रेंड हो, चाहे आपका अपना कोई सहपाठी हो, आपका पड़ोस का हो, जो भी हो। अगर आप अपने समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे ना, तो एक सूझ, एक इंसाइट डेवलप करने में आपका वो आदमी बहुत कारगर हो सकता है। आप सोचेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं। रहीम जी की कविता को मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ, रहीम के दोहे को कोट करना चाहता हूँ। हमारे रहीम साहब ने क्या कहा, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठलई हैं लोग और बांट न लई हैं कोई। मैं माफी मांगता हूँ रहीम साहब से, उनकी बातें सत्य होंगी किसी परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आज के दौर में ये बातें अगर आप मन के अंदर सारी बात रख लेंगे तो आप घुटन के शिकार हो जाएंगे। आपको कभी सही लक्ष्य नहीं मिलने वाला है। अगर आपको लगता ही है कि बात अगर मुझसे नहीं बनती है तो फिर औरों से बात की जाए, ठीक है ना, औरों से बात की जाए। हो सकता है कि उनके पास अलग तरह का इंसाइट हो, वो मुझसे बेहतर, जो मैंने शुरू में वो शेर के माध्यम से कहा है कि मुझसे बेहतर अगर आप सोच सकते हैं तो आपका स्वागत है। मैं अगर सोच लूं कि मैं ही बेहतर हूं तो फिर मेरा कभी भला नहीं हो सकता है और फिर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। एक है ना कहावत कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मैं सोच लूं कि मैं ही इतना स्किल्ड हूं, मैं इतना टैलेंटेड हूं कि मुझसे मैं सब कुछ सॉल्व कर सकता हूं, तो फिर मुश्किल है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप अपनी मुश्किलों को शेयर करते हैं तो उसको फिर 2 लाइन में कह दूं कि मुश्किलों को हल करने का तरीका निकल आता, मुश्किलों को हल करने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते, कोई रास्ता निकल आता। वाह 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 सर, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। इसी संदर्भ में कहना यह है कि हम लोग का जो फैकल्टी मैनेजमेंट चल रहा है, डीलिंग चल रहा है, हम लोगों ने भी स्ट्रेस बांटने के लिए ये ग्रुप बना लिया है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद हम लोग भी अपनी बात को शेयर करते रहेंगे, चाहे सर हो या मैडम हो, जो हो वो हम लोग का होते रहेगा। धन्यवाद सर। और अगर आप बातचीत करते हैं तो क्या होगा बातचीत करने से। और दूसरी बात, मैंने एक और बात देखी है, विदेशों में परिचय नहीं भी है
तो लोग मिलते हैं तो हम लोग तो देख के बुरा मत मानिएगा, कन्नी काट लेते हैं, मित्रत होते हुए भी लगता है कितना काम अपने सर पड़ा हुआ है। ये हम आप सभी करते हैं। आप ये जान लीजिएगा, मैं यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा हूँ, विशेषकर हम हिंदुस्तानी के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। और आप अगर नहीं काटते हैं तो आपको हैट्स ऑफ। तो मैं कहना तो चाह रहा हूँ कि मुश्किलों को हल करने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते, कोई रास्ता निकल आता। और दूसरी बात, जो विदेशों में जो बात आती है वो ये बात आती है कि जो कोई मिलता है ना वो पूछता है हाउ आर यू सर, फाइन। वो हर वक्त पूछता है क्या हाल है सर, ठीक है। हम कहाँ से आए, इंडिया से आए, बिहार से आए, मुजफ्फरपुर से आए, और वो हमसे ही पूछता है क्या हाल है। तो इस पर भी एक शेर है शुक्ला सर कि पूछ लेते जो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। अब आपके साथ बैठना पड़ेगा हमको सर, आप तो मतलब तो मैं अब स्ट्रेस की बात हो रही है सर। अब लालची बहुत अच्छा सर शुक्ला सर, ये सब्जेक्ट है स्ट्रेस वाला, तो स्ट्रेस निवारण की बात हो रही है। मैं इनको पढ़ाने का कोई हौसला नहीं रखना चाहता हूँ, ये सभी कोई जानकार लोग हैं, लेकिन अरे स्कोर इनका टॉप गया सर, सबसे हाईएस्ट स्कोर मिला सर को। आज स्ट्रेस खत्म हो गया लगता है, आज का स्ट्रेस खत्म हो गया। क्लास ले लिया जाए, पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया सर। लगता है आज अभी शुरू में हुआ है सर। क्या बात है, दिस इज माय अचीवमेंट, सो नाइस ऑफ यू। इतना बढ़िया जेम कहाँ बचा के रखा गया था सर? अरे नहीं सर, नहीं सर। सुनिए सर, सर का जो इंटरनेशनल प्रोग्राम होने वाला है, आप लोग आइए सब आदमी उसी में। देखो इंटरनेशनल स्ट्रेस हो जाएगा तभी तो मैनेज होगा। हम लोग उस पर बात करेंगे क्योंकि हमारे आदरणीय शुक्ला सर यहाँ पर हैं, तो वो कहेंगे कि देखिए शिक्षक मिल जाते हैं, लोग आपस में बातचीत करते हैं, एजेंडा कुछ और है, तो इस पर एजेंडा पर आते हैं। बहुत अच्छा है सर जी, कंटिन्यू। वही बात है कि आप अब हम और राजेश जी मिले और क्या हाल है सर, अगर हम पूछ लें इनसे तो क्या दिक्कत है भाई। राजेश भाई मेरा कहेगा कि सर ठीक है, हम कहीं निकल रहे हैं, फिर बात होती है, या हम ही कहते राजेश जी को बहुत अच्छा सर हम फिर निकलते हैं, या फिर कहीं मन में आ जाए कि राजेश जी मिले हैं, इनसे बात ही कर लेते हैं। राजेश भाई देखिए ना, आप थोड़ा ये वाला कमरा देख लीजिएगा, आप मिल गए बड़े दिन बाद, ये वाला काम कर लीजिएगा। तो वही मेरा कहना है कि हमारा मिजाज, हमारा हाल हर वक्त क्वेश्चन रह रहा है, हर वक्त स्ट्रेस में रह रहा है, तो इसको कौन दूर करेगा। मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा बंधु हाल भी नहीं पूछता है, तो हाल तो पूछ लो यार, हाल तो पूछ लो दीवाने की, है ना। तो ये दीवानगी जो है ना, थोड़ा इसकी रफ्तार में कमी आ जाएगी, है ना। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या है, एक दूसरा पॉइंट आप ढूंढ कर लाइएगा, मैं तैयार हूं आपके साथ। 4As तो अवेलेबल है, आप जान लीजिए, 4As अवेलेबल एवरीवेयर। हमारे शुक्ला सर ऑल साइंस के विद्वान हैं, वो भी ढूंढेंगे, उनको भी मिलेगा 4As, ठीक है ना। लेकिन ये जो बात है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, सॉरी, हाथ जोड़ता हूं फिर, लेकिन कुछ अलग तरीके की बात मैं करना चाहता हूं। और दूसरा है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, सेट रियलिस्टिक गोल। आप जो भी कुछ हैं यथार्थ में जीने की आदत डालिए। जिसको बोलते हैं ना कि हम मिल गए अब राजेश सर से और डींगे हाँकना शुरू किए कि हम गए थे ना सिंगापुर, तो हम मगरमच्छ मार कर आए थे, वहां पर तो जो आए थे ना फिलीपींस से, उनको तो हम वीडियो ये है। अब वीडियो में वो अंग्रेजी बोल रहा है, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, उसके बाद वो ठीक से उसका ऑडियो नहीं है, हम ज्ञान बांच रहे हैं क्या कि हम उसको वहां पर काट कर आए थे। तो भाई डींगे मत हाँकिए, डींगे हाँकने से सामने वाला तो दबाव में नहीं आएगा, ये दबाव उल्टे आप पर आएगा, ये दबाव हम पर आएगा इस तरह के डींगे हाँकने से। यानी कि आपने सीधे कह दिया कि अब बस कुछ नहीं है, आज हम गए थे छोटी मोटी पहाड़ियों पर, आपने ट्रैकिंग कर लिया और उसके बाद क्या कि अब अगला लक्ष्य हमारा कहाँ है, कंचनजंगा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आप उसके बाद कोई और छोटी सी पहाड़ी को टारगेट करो, फिर उसके बाद कोई पहाड़ी को टारगेट करो। बड़ा ट्रैकर भी होता है ना, वो थोड़ा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो डींगे मत हाकिए, नहीं तो ये फिर क्या होगा ना, आप ऐसा कोई गोल मत फिक्स कीजिए, वह गोल फिर आपको परेशान करना शुरू कर देगा। एक शब्द का इस्तेमाल किए हैं जो बोले हैं, एक माफी क्षमा मांगते हुए, औकात, जिसको बोलते हैं क्षमता। तो हम रस्टिक लैंग्वेज बोल रहे हैं। अरे हर आदमी की क्षमता है ना, हर आदमी की औकात है, और औकात पैसे की केवल नहीं होती है, औकात हमें काम करने की भी होती है, आपकी इफिशियंसी होती है। तो आप उस इफिशियंसी के हिसाब से ना कोई गोल सेट कीजिएगा, आप कोई ऐसी इफिशियंसी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आप कोई भी, से कहा गया ना, मैं फिर कोट कर दूं कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी ठोर।
तो आप थोड़ा अपने हद में रहते हुए, आप इन सेंस मैं भी, आप और हम अपनी हदों को अगर पहचान लेंगे ना, तो स्ट्रेस को हर वक्त हम लोग मिनिमाइज करने की स्थिति में रहेंगे और हर वक्त सिचुएशन को कंट्रोल करने की स्थिति में रहेंगे। फिर सिचुएशन हमको कंट्रोल नहीं करेगा। आप जान रहे हैं इसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण क्या है? हमारा होने वाला कन्वोकेशन इतने शॉर्ट टर्म में किया जा रहा है। शुक्ला साहब शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। डिफरेंट कमिटीज बना दी गई है। जानते हैं मोर्चे पर कौन लड़ रहा है? मोर्चे पर अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे माननीय कुलपति वो अकेले लड़ रहे हैं। आज से 4 दिन पहले मुझे जाने का मौका मिला, उनके एंटी चैम्बर VC कोठी में मैं गया। कोई ऐसी चूंकि बात नहीं है, तो मैंने उनके सामने एक ब्लैंक पेपर देखा, उस पर कुछ वो आकृति बना रहे थे। तो मैं भी कैंपस ब्यूटिफिकेशन कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो मैं अपना कुछ प्रपोजल ले गया हुआ था। तो मैंने उनसे छूटते ही पूछ लिया, चूंकि स्नेह देते हैं, तो पूछा सर ये आप तो देखिए ना, ये वाला ऐसे इसको कर रहे हैं, इसको भेज रहे हैं वहाँ पर, इसको उसको भेज से अप्रूव करवा रहे हैं, इसमें कुछ सोच रहे हैं क्या गलती है क्या है। उनका बड़प्पन देखिए, वो अपनी बातों को ग्रुप में रखते हैं। हम लोग का भी उन्होंने कन्वेंशन ग्रुप बना दिया है और उसमें रखते हैं जिसमें कोई गलती ढूंढिए। भाई बात तो वही है कि नई जिम्मेदारी, नए कार्य जो करेंगे तो गलतियां तो होंगी ना। मिस्टर परफेक्ट तो हम लोग कोई नहीं है, लेकिन अगर अपने एरर्स को हम जितना मिनिमाइज कर लें, चैलेंजेस को जितना ओवरकम कर लें, तभी ना हम परफेक्शन की ओर 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे माननीय कुलपति उन्हीं में से एक है। कि एक कहावत है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो यहाँ अकेला चना भाड़ फोड़ रहा है। और बिल्कुल ये हमारा कॉन्वोकेशन जो है वो बिल्कुल ऊंचाइयों को छूने वाला और पूरा भव्य तरीके से आयोजित होने वाला है। तो ये चैलेंजेज है, आप देखिए और कभी भी ख्याल रखिए कि आप जो भी गोल सेट करते हैं ना, जिसके लिए एक हम टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीप योर गोल स्मार्ट, यानी आप अपने लक्ष्य को स्मार्टली सेट कीजिए। स्मार्टली सेट कीजिएगा ना, जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। फिर उसके बाद से आप उसमें कितने लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि जो आपके उसमें लेबर होगा, यानी कि समय, श्रम और खर्च, अगर तीनों अनुकूल अगर आप कोई टारगेट सेट करते हैं तो क्या होगा। अब हर कभी कभी आप सुनते हैं न्यूज में कि एक रिक्शा पुलर का बेटा IAS का इम्तिहान सक्सेसफुल हो गया। तो भाई सब कोई नहीं ना रिक्शा पुलर है, सब कोई उस IAS उस रिक्शा पुलर बेटा नहीं है। सबके पास अलग अलग तरह के डिफरेंट नेचर ऑफ चैलेंजेस हैं और डिफरेंट नेचर ऑफ वर्किंग स्टाइल्स हैं, डिफरेंट नेचर ऑफ एटीट्यूड है। तो आपका जो राजेंद्र बाबू म्यूट करें, राजेंद्र बाबू म्यूट करें। जो आपका थॉट पैटर्न है, अगर वह इंटैक्ट नहीं है तो आपका एक्शन कभी इंटैक्टफुल नहीं हो सकता है, कभी टैक्टफुल नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बेहतर है कि तेते पांव पसारिए, जेते लंबे ठौर। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग एक और काम करते हैं हम और आप हमेशा करते हैं, मुश्किल यही है। और नहीं होता है आप मुझे मार कर लेते हैं। जो पिछले वाले एज में भी हम बोले हैं कि अल्टर के समय बोला है कि से टू नो, यानी कि लर्न टू से नो टू थिंग्स एंड पीपुल। आप वैसे लोगों को नो ना कहने की भी आदत डाल लीजिए जो हर वक्त आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स घूमते रहते हैं और हर वक्त अपना मतलब साधने और अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। आप जान लीजिए, हम बहुत व्यवहारिक शब्दों के चुनाव के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कोई ऐसा कोई अनकॉमन फैक्टर नहीं है, ये मोस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे लाइफ का, जो 80 से 85% लोग फील करते हैं। ये अगर डिप्रेशन होता या एंजाइटी न्यूरोसिस होता तो बात समझ में आती, वो नहीं है। स्ट्रेस एक बहुत कॉमन एक तरह का सिम्टम है जिसको हम लोग, या रिएक्शन कहिए है, जिसको हम लोग रात दिन करते हैं, झेलते हैं, जो हमारा इनर कोर्स से निकल के आता है या फिर एक्सटर्नल फोर्स से कारण आता है। तो लर्न टू से नो। अब आप सोचिए, एक साथ आप कई तरह के अगर मोर्चे खोल लेंगे तो आप किसी एक मोर्चे पर सफल हो पाएंगे। एक साथ अगर कई मोर्चे खोल लें, आप कई लक्ष्यों को आप चाहें कि एक ही साथ साध लें तो नहीं संभव है। आई एम सॉरी, नहीं संभव है। यानी कि अगर आप लक्ष्य साधने में कहीं सफल भी होंगे तो आप 100% नहीं होंगे। जो आपके पूरा जो 100% है आप नहीं दे पाएंगे, वो स्थिति नहीं आ पाएगी। मैं इस पर चैलेंज करता हूं, आप जितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप एक साथ, आप देखिए ना, हमारी आर्मी, हिंदुस्तान की आर्मी इतनी इफिशियंट है, नो डाउट, कोई ऐसा कोई हम डींग नहीं हाँक रहे हैं, आप सबको जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फ्रंट खुल जाए, जैसे अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, तो क्या हमने अपने
जो क्या बोलते हैं, जो जनरल आर्मी है उसको डिप्लॉयड किया? नहीं किया। हमने क्या किया? बैठे बैठे उस पर गाज गिराया, बैठे बैठे टारगेट किया। हम क्यों जाएंगे अपने लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए? हम नहीं जाएंगे उसमें इन्वॉल्व करने के लिए। तो आपकी स्ट्रेटजी जो है ना, अगर, और उसके बाद देखिए लगातार आप किसी भी 71 का युद्ध याद कर लीजिए, आप 64 65 का संघर्ष याद कर लीजिए। अगर एक तरफ लगातार हम पहुंचते चले गए हैं, बहुत दूर तक अपने पड़ोसी को अगर मारते चले गए हैं, तो कहीं कहीं हम भी इनक्रॉस्ड हुए हैं, लेकिन बहुत लिटिल बिट, लेकिन हम बहुत दूर तक मारे हैं। अगर हम सारे मोर्चे को डिप्लॉयड करते ना सैनिक को, तो हम लोग फिर उतना दूर लक्ष्य नहीं भेद पाते जितना हम एक तरफ टारगेट बनाते हुए लक्ष्य को भेद पाए। तो आप कई मोर्चे खोलकर, आपके पास संसाधन भी है, तो कई मोर्चे खोलकर आप अपने लक्ष्यों को एक साथ, कई लक्ष्यों को नहीं साध सकते हैं। और अगर साधते हैं तो कहीं कुछ कमी की गुंजाइश बनी रहेगी। रेयर तो ऑलवेज देयर, रेयर इज ऑलवेज देयर। अगर ऐसे कोई है तो सैल्यूट देम, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा आप एक और सर समय कम हो गया सर। It's a reminder call. Don't worry about the time, Rajesh ji. It's a reminder call, sir. We have 5 to 10 minutes maximum, sir. So kindly remind us. तो अब ये मेरा सर बहुत सुखद है, एक और लंबा लेक्चर हो आपका मिलता तो बहुत अच्छा था, पर अच्छा इसको तुरंत रैप करते हैं और फिर इसको बढ़ा दिया जाए। नहीं, सो नाइस ऑफ यू। अब उसके बाद देखिए ना, आप बुफे डिनर में जाते हैं तो एक साथ क्या करते हैं, एक प्लेट पर सारा टेस्ट रख लेना चाहते हैं। आप टेस्ट ले पाते हैं किसी एक आइटम का? नहीं ले पाते हैं। तो बेहतर है कि एक एक करके लीजिए। तो मैंने एक एग्जांपल वो दे दिया। चौथा है चेंज, और इसको बैंड अप करते हैं, चेंज योर एटीट्यूड। अरे भैया जिद्दी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। आप, प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है परिवर्तन। आप अपने में खुद में बदलाव लाइए, ठीक है ना। और खुद में बदलाव लाते हुए आप निगेटिव एटीट्यूड में बदलाव लाइए। आप अपने एटीट्यूड को करेक्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कीजिए। आप हर वक्त इन सब कार्यों को करने के बाद फील करेंगे कि आप स्ट्रेस को दूर कर पा रहे हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सब कुछ कीजिए। आप अपने बच्चों को देखिए, अपनी बीवी को देखिए, अपनी माँ को देखिए, अपने बाप को देखिए, आप सॉरी मतलब पिताजी को देखिए, फैमिली को देखिए, पड़ोस को देखिए, मित्र को देखिए, लेकिन इन सबसे ऊपर आप खुद को देखिए। पहले आप मी टाइम निकालिए, क्योंकि अगर आप खुद को समय नहीं देते हैं तो दूसरों को जो भी दिया हुआ समय है ना, वो लौट कर आपके पास नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए मी टाइम होना चाहिए। आप अपना समय, अपने समस्याओं के लिए आप खुद को समय दीजिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, कुछ हॉबी डेवलप कीजिए। इस तरह करने से आप देखेंगे कि अपनी जो भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं वह खुद ब खुद लिटिल टू लिटिल, नीचे छोटी से छोटी और न्यूनतम से न्यूनतम होती चली जाएंगी। और एक समय आपके पास आने से हिचकिचाएंगी, क्योंकि मैं कह रखा हूं कि केवल यही नहीं है कि आप दूसरों के लिए सोचते रहिए, कुछ अपने लिए भी सोचिए आप। इस पर भी एक छोटा सा शेर मैं कहकर अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि धूप में निकलो। निदा फाजली का है कि धूप में निकलो, बारिश में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। इसलिए एक ट्रिप बनाइए, फैमिली ट्रिप, और खुद के साथ जाइए। कितना आप रोज रोज FIP करते रहिएगा, सर्टिफिकेट तो आपको देंगे ही शुक्ला सर। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा गर्वित रहा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सर, लग रहा है तो सेशन शुरू ही हुआ है। आग्रह है ऊपर से बोले, एक कहना है हमको भी।